या जी, देवी जी गुरुजी। सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी विद्वत जनों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से चल रही है और 15 अक्टूबर जो है हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के का जो है स्थापना दिवस है और उसी उपलक्ष्य में हमने इस कार्यशाला का प्रारंभ किया है। उद्देश्य हमारा है पांडुलिपियों को पढ़ना कैसे सीखें, उनको लिप्यंतर कैसे किया जाए, उनको प्रतिलिपि कैसे करें, उनका संरक्षण कैसे करें, संपादन कैसे करें, प्रकाशन कैसे करें और उन ग्रंथों में रही हुई जो जानकारियां हैं उनको किस प्रकार हम समाज के सामने रख सकें, इन सारी विधाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने विविध पांडुलिपियों के विविध प्रकारों को देखा, उनकी परिभाषाएं देखी और उनमें से सूचनाएं कहाँ कहाँ से मिलती हैं, इन सब चीजों को हमने अध्ययन किया है। और हमारा इस कार्यशाला का ध्येय वाक्य भी है पांडुलिपि पठ आधुनिको भव। पांडुलिपि को पढ़िए, आधुनिक बनिए। आधुनिक कैसे बनेंगे? अपने ज्ञान विज्ञान में वृद्धि करके हम आधुनिक बन सकते हैं। हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने बड़े तप से इन चीजों को हम लिख करके, उन शास्त्रों में, पांडुलिपियों में लिख करके हम तक पहुंचाया है। हमारा जो है उद्देश्य यही रहेगा कि हम इन ग्रंथों को कैसे संपादित प्रकाशित करें। बस एक मिनट सर, नमस्कार। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोग इस कार्यशाला को आगे बढ़ा रहे हैं और ये पूर्णतः निःशुल्क है। इस कार्यशाला में हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, आचार्य सेकंड ईयर के एवं अन्य विद्वत जन कई विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से जुड़े हुए हैं। कुछ विदेश के विद्यार्थी भी जो हैं जिज्ञासु गण इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और हमारे ग्रुप में तो लगभग 400 लोग, 400 450 लोग हैं जो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का जो हमने ग्रुप बनाया है। तो आज हम बात करेंगे कि पांडुलिपियों का समय निर्धारण कैसे करें। हमारे पास बहुत कई बार ऐसी पांडुलिपियां मिल जाती हैं कि जिनमें समय नहीं लिखा होता है, तो उनका कैसे पता करें कि ये किस समय की है, इसका रचना संबंध क्या है। और ये ऐतिहासिक दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसी से पता चलेगा कि ग्रंथ कितना पुराना है। समय निर्धारण के लिए कुछ नियम हैं जिसमें विशेष रूप से सबसे पहले तो हम उस ग्रंथ का जो किस साधन पर लिखा हुआ है इसको देखते हैं कि वो पांडुलिपि कागज पर लिखी हुई है, कागज में भी हैंडमेड पेपर है या मील का पेपर है। तो मिल का पेपर है तो हम आइडिया लगा लेंगे कि जब से मिलों का समय हुआ है लगभग 19वीं शताब्दी का ही होगा, 18वीं शताब्दी के अंत का। और हैंडमेड पेपर है, कागज है, तो फिर उस कागज को देखना है, वो कागज जो है किस तरह से बना हुआ है, उसमें कौन से चीजें यूज हुई हैं कागज में और वो कागज कितना पुराना हो सकता है, उसके आधार पे भी हम समय निर्धारण कर सकते हैं। या फिर वो पांडुलिपि कितनी उपयोग में ली गई है, उसका कितना उपयोग हुआ है, उसको पढ़ने कितना लोगों ने पढ़ा है और जो है कितना, उससे उसका ग्रंथ का महत्व भी पता चलता है कि ग्रंथ जो है कितना महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ग्रंथ होगा उसको अधिक बार पढ़ा गया होगा, अधिक लोगों ने पढ़ा होगा। अब आप कहेंगे साहब ये कैसे पता चलेगा कि इस ग्रंथ को कितने लोगों ने पढ़ा है या ये ग्रंथ कितना यूज हुआ है। कोई कार या कोई बाइक स्कूटी है तो हम उसके माइलेज किलोमीटर देख करके पता लगा सकते हैं कि ये कितने किलोमीटर चली है। ग्रंथ को कैसे हम पता लगाएंगे कि ये कितने उपयोग यूज हुआ है, कितना पढ़ा गया है, कितने लोगों ने पढ़ा होगा।
तो उसके संकेत भी हमें उन पांडुलिपियों से मिलते हैं। जब आप थोड़ा-सा 100-200 पांडुलिपियाँ देखेंगे, उसके बाद आपको एक आइडिया आने लग जाएगा कि हाँ, ये इस ग्रंथ को कितने लोगों ने पढ़ा होगा। और वो पता चलता है हमको, एक तो जो लेफ्ट और राइट साइड के जो मार्जिन हँसियाँ हैं, उनसे पता चलता है। जो बीच में से जैसे हम कोई कागज़ को ऐसे पकड़ते हैं ना, तो वो जो हमारे फिंगर प्रिंट हैं, अंगूठे के और ये उँगलियों के जो प्रिंट आते हैं उस कागज़ पे, तो वो जो मार्जिन हाशिया, नीचे का मार्जिन हाशिया पांडुलिपि का या फिर बीच का, हम ज्यादातर पांडुलिपियों को बीच से पकड़ते हैं। तो बीच का जो मार्जिन हाशिया होगा, उस पे जो है थोड़ा सा ब्लैकिस्ट हो गया होगा, उस पे कुछ जो है फिंगर मार्क्स होंगे, और वो जगह जो है थोड़ा घिसा हुआ भी हो सकता है वो पेपर उस जगह पे से। तो उससे हमें पता चलता है कि अर्थात बहुत ज्यादा हाथ लोगों के हाथों में गया है, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको, भाई एक पेपर को आप पढ़ेंगे तो कम से कम 5-10 मिनट लगेगा पढ़ने में, और ऐसे पकड़ के रखेंगे आपके अंगूठे में, उंगली में थोड़ा सा पसीना भी होगा, उससे भी वो उसमें नमी जाएगी, और जिस कारण से वो थोड़ा घिसेगा भी, उस पर थोड़े से डार्कनेस भी आएगी, थोड़े उस पर ये जो है कुछ स्पॉट आएंगे। उसके आधार पे हम पता लगा लेते हैं कि ये ग्रंथ कितना प्रयोग में हुआ होगा, कितना पढ़ा गया होगा। और भी कुछ सिद्धांत हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊं। तो इससे हमें ग्रंथ का थोड़ा ये वैल्यू पता चल जाता है कि ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। जितना अधिक प्रयोग में आया है, वो उतना अधिक महत्वपूर्ण है, स्वाभाविक सी बात है। पांडुलिपियों का समय निर्धारण करने के लिए साधन हो गया कि हम किस साधन पे लिखा हुआ है, कागज पे लिखा हुआ है, तो हम अनुमान लगा लेंगे कि लगभग 14वीं-13वीं शताब्दी की ये पांडुलिपि होगी, क्योंकि कागज पे लिखी हुई पांडुलिपियां बहुत आप जाएंगे तो 12वीं शताब्दी तक मिलेंगी। 12वीं शताब्दी से पहले की कागज पे लिखी हुई पांडुलिपियां नहीं मिलती। तो हमें एक ये आधार मिल गया कि हमें 12वीं शताब्दी से ऊपर जाना है। फिर हमें देखना है वो जो है कागज में कैसी स्याही का प्रयोग हुआ है, और किस तरह की कलम से अक्षरों की आकृतियां बनाई गई हैं, और जो लिपि है उसमें कौन सी लिपि प्रयोग हुई है। लिपि के आधार पर भी हम कई बार जो है पांडुलिपियों के समय निर्धारण में हमें सहायता मिलती है। कैसे कि वो लिपियों के लिखने के अक्षर जो मरोड़ हैं, हर एक शताब्दी में अक्षरों की आकृतियां, थोड़ा थोड़ा उनके लेखन की जो स्टाइल है उसमें परिवर्तन हुए। जैसे आप ओल्ड नागरिक की, प्राचीन नागरिक की अगर कोई पांडुलिपि है, तो सबसे पहले उसमें अग्र मात्राएं, पृष्ठ मात्राएं लगती थी, जो प्राचीनतम नागरी है। और जैसे कि बंगाली में अग्र मात्रा पृष्ठ मात्रा लगा करके अभी भी लिखा जाता है। तो यदि अग्र मात्रा पृष्ठ मात्रा के जो है लिखी हुई है में उस लिखी हुई वो पांडुलिपि है, तो हमें जो है वहां से थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि ये 14वीं-15वीं शताब्दी की होगी। अर्थात वो अग्रमात्रा पृष्ठ मात्राएं लगाने का कब तक का, किस समय तक का था, उससे हम निर्धारण कर सकते हैं। एक ही मिनट। तो हम लिपि के आधार पर पता कर सकते हैं कि वो किस समय का लेख होगा, किस साधन पर लिखा गया है। जैसे कि यदि कोई ग्रंथ आपका ताड़पत्र पर लिखा हुआ है या भूर्ज पत्र पर लिखा हुआ है, तो ताड़पत्र भूर्ज पत्रों पर लिखे हुए हमें जो ग्रंथ मिल रहे हैं, वो लगभग 8वीं 9वीं 8वीं 7वीं शताब्दी से भी मिल रहे हैं। 7वीं शताब्दी के बड़े रेयर ही मिलेंगे, बहुत कम। लगभग 8वीं के उत्तरार्ध और 9वीं शताब्दी से जो है ताड़पत्रों पर और भूर्ज पत्रों पर पांडुलिपियां लिखी हुई मिलती।
अब उनमें ताड़पत्र, आप ये भी कह सकते हैं साहब ताड़पत्र पे लिखी हुई है तो अवश्य ही 9वीं शताब्दी की पांडुलिपि होगी, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ताड़पत्र पर भी हो सकता है। पांडुलिपि तो ताड़पत्र पे लिखी हुई है, लेकिन उसकी लिपि नागरी लिपि है, तो आपको जो है वो 12वीं-13वीं शताब्दी से ही शुरू करना पड़ेगा। ऐसे नागरी लिपि के अभिलेख 10वीं शताब्दी के भी मिलते हैं शिलाखंडों पर, लेकिन इनमें पांडुलिपियों में 12वीं-13वीं शताब्दी के जो है लिखे हुए ग्रंथ मिलते हैं नागरी लिपि में। और या फिर आपका ग्रंथ लिपि में लिखा हुआ है, ताड़पत्र पे है, तो आप जो है 10वीं शताब्दी से पहले की ओर जाइए और फिर उस ताड़पत्र को देखिए कि वो कितना उपयोग हुआ है, कितना पुराना है, किस समय का हो सकता है, उस पर कितने सिल्वर फिश हैं या कितने कोई वाटर मार्क हैं या कोई दीमक वगैरह या ने उसमें कुछ डैमेज किया है, क्योंकि जितना पुराना होगा उतने उस पर कुछ ना कुछ जो है अटैक हुए होंगे और वो निशानियां वहां उन ग्रंथों में होंगी। उन निशानियों के आधार पर भी आप ग्रंथ का समय निर्धारण कर सकते हैं। यानी कि ज्यादा से 50-40 वर्ष के अंतराल तक आप अवश्य पहुंच सकते हैं। और जैसे जैसे जितनी जितनी आप अधिक पांडुलिपियां पढ़ते जाएंगे, वो अंतराल और भी कम होता चला जाएगा अनुभव के आधार पर। उसी प्रकार से यदि भूर्जपत्र पर कोई ग्रंथ लिखा हुआ है, वो शारदा लिपि में है, अक्षर जो है मोटे हैं और संयुक्त अक्षर बड़े क्लिष्ट हैं, तो आप जो है आराम से जो है शारदा लिपि का जो समय है वो अर्थात 10वीं शताब्दी से पहले तक में भी आप जा सकते हैं। तो एक तो इस आधार पर आप पता कर सकते हैं कि वो ग्रंथ किस समय का होगा, यदि उसमें अंत में प्रशस्ति नहीं है तो। और यदि प्रशस्ति है तब तो आपको जो है बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट जो है प्रशस्ति में जाइए, प्रतिलेखन पुस्तिका जिसको बोलते हैं, और वो प्रशस्ति जो है प्रतिलेखन पुस्तिका या कलश कहिए, वो ग्रंथ के अंत में मिलता है। ग्रंथ के अंत में से आप जो है अंतिम पेज पर जाइए और वहां लास्ट की जो लय पंक्तियां हैं, जहां ग्रंथ समाप्त हो रहा होगा, मूल कर्ता का जो कृति जहां समाप्त हो रही होगी, उसके बाद वो जो है प्रतिलेखक ने अपनी पुस्तिका लिखी होगी। यादृशम दृष्टम मया तादृशम लिखतम शुद्धम अशुद्धम व मम दोषो न दीयते, ऐसा भी वहां लिखा होगा। या फिर ग्रंथ संरक्षण के लिए उन्होंने लिखा होगा कि यावद जो है चंद्र दिवाकर हो, जब तक सूर्य चांद रहे तब तक ये ग्रंथ रहे, शुभम भूयात कल्याणम भूयात लेखक पाठक, ऐसे ऐसे जो है वहां अंत में लिखे होंगे। उसी स्थान पे आपको ग्रंथ के जो है वो उस पांडुलिपि के लेखन का समय रचना संबत लिखा हुआ मिलने की संभावना चांस रहते हैं, वहां मिले। अब वो जो है संख्यात्मक में हो सकता है या शब्दात्मक शैली में लिखा हो सकता है। शब्दों के माध्यम से भी जो है वो संवत वर्ष लिखा हुआ मिल सकता है। तो इन सब चीजों के आधार पर हम ग्रंथों का समय निर्धारण कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ पांडुलिपियां आप लोगों को दिखाता हूं और उन पांडुलिपियों से हम जो है देखेंगे कि वो किस समय में लिखी गई हैं और कौन उसका कर्ता है, कौन प्रतिलेखक है और उसमें क्या ऐतिहासिक साक्ष्य है। पुस्तिकाओं में जो कोलोफोन्स एंड पोस्ट कोलोफोन होते हैं, उनमें बहुत सारा जो है ऐतिहासिक बिंदु भी लिखे हुए होते हैं, ऐतिहासिक तथ्य वहां से मिलते हैं। तो उन सब चीजों को हम आज जो है देख रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ सर। पांडुलिपि दिखाई दे रही है? दे रही है सर, दे रही पांडुलिपि है। दिखाई दे रही है? हाँ सर, दे रही है जी।
तो कुछ पांडुलिपियों का मैंने यहाँ संकलन किया है, हम देखते हैं। देखिए, जैसे एक पांडुलिपि है, इसमें जो तीन जो ये बिंदी जैसे बने हुए हैं, ये तो मध्य फुलिका है, बीच का हिस्सा। मध्य फुलिका हमेशा पांडुलिपि के मध्य में होती है, बीच में होती है, और बीच में फूल जैसा होता है, इसलिए मध्य फुलिका बोलते हैं उसको। और यहाँ ये जो लेफ्ट मार्जिन है और ये राइट मार्जिन, लेफ्ट हाशिया राइट हाशिया। अब देखिए, आपको यहाँ जो है, जैसा मैंने बताया कि आपको वो ग्रंथ का थोड़ा सा कितना उपयोग, कितना बार कितना लोगों ने पढ़ा होगा, कितना उसका उपयोग हुआ है। ये देखिए लेफ्ट मार्जिन, ये जो जगह है, यहां से आपको थोड़ा सा मार्क दिखाई दे रहे हैं, जैसे अंगूठे से पकड़ने के, ये यहां आपको चिन्ह दिखाई ये देंगे, दिख रहे हैं। इतने एरिया में, इतना इतना एरिया समझिए आप, यहां से इस एरिया, इस इतने क्षेत्र को में कुछ डार्क दिखाई दे रहा है। ऐसे ही यहां राइट साइड में भी, अर्थात देखने से लग रहा है कि ग्रंथ काफी जो है महत्वपूर्ण है, बहुत लोगों ने इसको पढ़ा है, इसका उपयोग हुआ है। किनारियां टूट गई हैं, इससे भी पता चल रहा है, क्योंकि ये बंद करके एक जगह रखा नहीं रहा है, उपयोग में लाया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने जो कलश लिखा है, ये देखिए कलश, कई बार कलश लिख करके भी वो जो है इंगित करते हैं, या फिर उतने क्षेत्र को जो है थोड़ा सा गेरू लगा करके हाईलाइट भी करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कलश पे हाईलाइट किया, और यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ है, लाल लाल रंग जैसा दिखाई दे रहा है ना आपको। तो यहां से आपको पता चल जाएगा। हम कलश को पढ़ते हैं। मुनि रूप सुंदर देव कुंवर जी। अब रूप सुंदर देव कुंवर, देव में देखिए अग्रमात्रा है, अक्षर के आगे लगाई है। अब हमें देखना है कि सभी अक्षरों में वो अग्रमात्रा का प्रयोग कर रहा है, या कहीं किसी एक दो अक्षरों में प्रयोग किया है। यदि एक दो अक्षरों में ही प्रयोग किया है, इसका मतलब यह है कि वो जो है सिर्फ उन दो मात्राओं के आधार पर हम उसको बहुत ज्यादा प्राचीन नहीं कह सकते। तो अग्रमात्रा यहाँ एक मिली हमको, और देखते हैं तो मुनि रूप सुंदर देव कुंवर जी। रूप सुंदर देव कुंवर जो है मुनि है, कुंवर जीवुतेन सुभाष ए, या फिर ते में अग्रमात्रा आई। जग जग मेघ जीवन जन आनंद आनंदन ते तेजी तेजिस सिर विदास ए, ते ते तेजी तेजी शशि रविदास ए, शशि रवि है, शशि रवि की जगह स इन्होंने जो है दंत सा का प्रयोग कर रहा है। इम सुगुण सुगुणा दाखिय नाम भाखिय हरिष शुभ मुनि गाई नर अमर वरसी वर शिव सुख संपत्ति वेगी ईणी परिपाई इति। ये कलश हुआ, और कलश में बता रहा है कि इस ग्रंथ को जो है थोड़ा मुनि रूप सुंदर देव कुंवर जी का उल्लेख है, और उनके शिष्यों का उल्लेख है, और ग्रंथ का महत्व बताया है कि इसको जो है जो पढ़ेगा वो सभी जो है सुख पाएगा। इम सुगुण दाखिय, ये इति आचार्य ऋषि कुंवर जी कृता, अर्थात आचार्य ऋषि कुंवर कृता, आचार्य ऋषि इति आचार्य ऋषि श्री। और देख, श्री के बाद 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि श्री 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 करके 6 बार पढ़ना है। तो आचार्य ऋषि श्री कुंवर जी, श्री कुंवर जी जो हैं कृता, कृता मतलब वो इस ग्रंथ के कर्ता हुए।
तो कर्ता हो गए ऋषि कुंवर जी। श्री साधु वंदना समाप्ता, ग्रंथ का नाम क्या है? साधु वंदना। तो आपको ग्रंथ का नाम भी मिल गया, ग्रंथ का कर्ता भी पता चल गया। चिरं तिष्ठतु साह, ये हमेशा चिरंजीव रहे, हमेशा रहे। तिष्ठतु और साह भी शब्द लिखा है, चिरं तिष्ठतु साह। अब ये साह शब्द से भी हमें थोड़ा सा ये इंगित होता है कि देखना पड़ेगा कि साह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। ग्रंथ 300, ग्रंथाग्रम 375, ये ग्रंथाग्र है 375। ऋषि शिवसी लिखितम। अब लिखितम जहां भी होगा इसका मतलब है वो लिपिकार है। ऊपर तो कृता अर्थात कर्ता, कर्ता हो गए देव कुंवर जी, श्री कुंवर जी, और इस ग्रंथ के लिपिकार हुए ऋषि शिवसी लिखितम पठनार्थम। उन्होंने पढ़ने के लिए इसका लेखन किया, इसको प्रतिलिपि किया। शुभम भवतु, कल्याणम अस्तु, श्रीरस्तु। और पाने बाला सोजी के तथा साध वंदना निढाल 15 ते मध्य माध साधवी 53 प्रसर्व जानी। ये ढाल बता रहा है कि ये कितना ढाल का ये है। तो अब देखिए यहाँ पे समय तो हमें नहीं मिला, लेकिन कुछ विद्वानों के नाम मिले और ग्रंथ का नाम मिल गया, ग्रंथ के कर्ता का नाम मिल गया, लिपिकार का नाम मिल गया। अब हम इसका समय कैसे निर्धारण करें कि ये किस समय की होगी? तो एक तो यह है कि जितना हमने कलश से यहां से पढ़ा है, थोड़ा उससे ऊपर भी हमको देख लेना चाहिए। हो सकता है ऊपर में कुछ समय लिखा हो, लेकिन ऊपर में अब लिखा होगा तो इस ग्रंथ की रचना का समय हो सकता है। प्रतिलेखन समय इससे और ऊपर नहीं होगा। हमको यहाँ जो प्रतिलेखक है उन्होंने थोड़ा सा क्लू दिया, क्या कि एक तो इसमें अग्रमात्रा का प्रयोग हुआ है, एक ही मात्रा जो है अग्रमात्रा के रूप में प्रयोग हुई है। एक हम ओ की मात्रा देख लेते हैं, यदि कहीं इसमें ओ की मात्रा है तो वो उन्होंने कैसे लगाई है। देखिए देव द्विगणी, यहाँ देवर द्विगणी, यहाँ देव में भी एक ही मात्रा है। और यहाँ योग, हाँ योग, य में ये य है, आगे एक ही मात्रा, पीछे आ की मात्रा, अर्थात अग्र मात्राओं का प्रयोग वो कर रहे हैं ए और ओ की मात्रा में, और सभी जगह हो रहा है। तो अब हमें प्राचीन नागरी लिपि है, अग्रमात्रा पृष्ठ मात्रा का प्रयोग हुआ है, अक्षरों की आकृति भी जो है वो अक्षर की लिपि भी थोड़ी पुरानी है। तो हम आइडिया लगाना है, अनुमान लगाना है किस समय का होगा। तो मेरे हिसाब से ये 16वीं शताब्दी के आसपास जाता है। और इन्होंने जो 16वीं 17वीं शताब्दी तक का ये ग्रंथ होगा, क्योंकि अग्रमात्राओं का प्रयोग 16वीं शताब्दी के मैन्युस्क्रिप्ट में हुआ है। दूसरा चिरं तिष्ठतु साह, ये साह शब्द जो है, साह से भी मुझे लग रहा है कि जो है यहाँ साह कोई बादशाह के लिए जो है प्रयोग हुआ होगा। और 16वीं 17वीं शताब्दी जो है वो 16वीं शताब्दी में शाह और मुस्लिम शासकों का शासन था, तो जो है शायद उसके लिए ये शाह शब्द प्रयोग हुआ है। यहां से भी हमें पुष्टि हो जाती है। कुछ हमने मात्रा अक्षरों की आकृतियां, कुछ अक्षरों में प्रयुक्त मात्राएं, और उस हुंडी इसमें जो है प्रयुक्त ये साह शब्द, इनके आधार पर हमने एक आइडिया अनुमान लगाया कि ये 16वीं शताब्दी की पांडुलिपि होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसके संबंध में कोई प्रश्न है आप लोगों का? आगे बढ़ते हैं। एक और पांडुलिपि है, यहां भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन में जो है कुछ स्पॉट हैं, डार्क स्पॉट हैं, अर्थात ये भी पांडुलिपि जो है अधिक पठन पाठन के लिए उपयुक्त हुई है। दूसरा, यहाँ पे कुछ अक्षरों की ना ये स्याही जो है उखड़ गई है। इससे पता चलता है कि ये चिपक गई थी पांडुलिपि और इसको छुड़ाया है। कई बार पांडुलिपियां लंबे समय तक एक के ऊपर एक वो पत्ते रखे रहने के कारण और थोड़ी सी नमी उसमें आ जाने के कारण वो चिपक जाते हैं, और जब चिपक जाते हैं तो उनको छुड़ाने के बहुत सारे उपाय हैं। किसी ने इसको जो है कम ही चिपकी है, ज्यादा चिपकी नहीं है, लेकिन उसने इसको छुड़ाने के लिए उनको पन्नों को पकड़ करके ऐसे ऐसे ही खींच दिया और ये जो है उसके साथ में कुछ अक्षर भी उखड़ गए। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ये गई थी पांडुलिपि, इसको छुड़ाया है और थोड़ा सा किसी ने इसके साथ जबरदस्ती की है, इसलिए अक्षरों की स्याही उखड़ गई है। और एक चीज, ये चिपकी क्यों? क्योंकि ये स्याही के कलर को देख करके हमें पता चल रहा है, बहुत सारे अक्षर आप देखेंगे स्याही कितनी गहरी स्याही है। ये ब्लैक स्याही जो है बहुत गहरी है, यानी कि इसमें अक्षरों वो स्याही का रंग जो है बड़ा ही चमकीला है। स्याही को बहुत ज्यादा ब्लैकिश चमकीला बनाने के लिए उसको और अच्छा लुक आए, कलर, कोई कलर को जो है उसमें कुछ आप चीजें ऐसी मिला दीजिए, कुछ चिकनाई चीजें मिला दीजिए जिससे कि उसमें थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ जाती है, स्मूथनेस आ जाती है। तो ऐसे ही इसके अक्षरों में आप देखेंगे स्याही जो है थोड़ी सी चमक रही है। जैसे कि वो मुनिश्री पुण्य विजय जी कहते हैं कि जो रंग भांगरा को मिले तो अक्षरे अक्षरे दीप जले। यदि स्याही में जो है भांगरा मतलब भृंगराज का रस मिला दिया जाए तो स्याही और गहरी हो जाती है। उसी प्रकार से इस स्याही में जो है गोंद थोड़ा अधिक मिल गया है। स्याही बनाते समय स्याही में गोंद भी डालते थे, बबूल या उसका नीम का जो है गोंद, गम जो बोलते हैं, वो उसमें मिलाया जाता था, उससे अक्षरों में चमक अच्छी आती है। इसमें इस स्याही में शायद उसकी मात्रा थोड़ी अधिक हो गई गम की, गोंद की, जिस कारण से ये चिपक गया और उनको छुड़ाने में थोड़ा सा के अधिक प्रयास करने से अक्षर उखड़ गए हैं, ये हमको पता चल गया। फिर हम इसको थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे और देखिए इसके अक्षरों की लेखन की जो एक परंपरा और है कि ये ज्यादातर अक्षरों को ना, देखिए अक्षरों में नीचे थोड़ा पूंछ जैसा लगा करके लिख रहे हैं, है ना। ये देखिए यहां भी पूंछ लगाया, यहां भी पूंछ लगाया, ये इसमें नीचे एक पतली पूंछ जैसा रेफ जैसा लगा रहे। इससे पहले वाली पांडुलिपि में ऐसा जो है नहीं था। अब देखिए यहाँ पे अक्षरों में उन्होंने पूंछ नहीं लगाया है, और तो आप अक्षरों की आकृति, इन अक्षरों की बनावट को देखिए और इन अक्षरों की लिपि की जो है बनावट को देखिए। लिपि दोनों ही प्राचीन नागरी है, लेकिन यहाँ अक्षरों की बनावट थोड़ी उस वाली से जो है थोड़ी अलग है। इससे मरोड़ जो है उस जिसको बोलते हैं अक्षर का लेखन का जो मरोड़ है वो थोड़ा अलग है, और लिपि में इन्होंने जो है अक्षरों को पूंछ लगा करके लिखा है। विमयिणा विलिहि उ जीर्ण गण हर गुरु सुय सुय देवी पसायण। अब देखिए एक तो यहाँ पता चल गया कि अग्रमात्रा का प्रयोग हो रहा है। देखिए देवी में दो में एक ही मात्रा है। इसकी भाषा प्राकृत है। विमयिणा
विलही ओ, तो इय कई वय दीखो दही दीवो दही वियार ले सो म ए विमयन विलही ओ जीर्ण गण हर गुरु सुय सुय देवी पसाय शेषाण दीवाण तहु दो हो दहीनम वियार वियार वित्थ वित्त और छ वियार वित्थरेण वित्थ वित्थारम वित्थार मनोर पारम सयासुय परिभावउम यम। अर्थात इतना पता चल गया कि भाई प्राकृत की पांडुलिपि है, प्राकृत का पाठ है। सब्वंपि सब्बनु म चित्ता सूरी सूरी शब्द मिला किन्हीं आचार्यों के लिए। जंग रयण से हर नाम एहिम अपथमेव रखित विखम, एक र और क मिलते हैं तो क पढ़ते हैं उसको। संसोहियम अर्थात संसोहियम मतलब संशोधित करके। पयरणम सुयणेहि हिलो ए पाठे उत्तम कुशल रंगमयम परिहम इति। इति के बाद आपको जो है कुछ मिलेगा मध्य क्षेत्र समास प्रकरणम। तो ग्रंथ का नाम मिल गया। ग्रंथ का नाम क्या है? मध्य क्षेत्र समास प्रकरण। श्री जिनचंद्र सूरीश्वराणाम शिष्येन, आचार्य जिनचंद्र सूरीश्वर हुए हैं, उनके शिष्य पंडित। देखिए प के ऊपर अनुस्वार और पीछे ये जीरो, अर्थात इसको पंडित पढ़ेंगे। दया कमल मुनिना लिपिकृतम शुभम भवतु। तो यहाँ लिपिकार का पता चल गया कि दया कमल मुनि है, और जिनचंद्र सूरीश्वर जी के शिष्य दया कमल मुनि ने ये ग्रंथ लिखा है, मतलब इसकी प्रतिलिपि बनाई है। और मध्य क्षेत्र समास प्रकरण ग्रंथ का नाम है, प्राकृत भाषा में है। इसमें भी समय नहीं लिखा है, तो समय हम लिपि के आधार पर देखेंगे तो हमने तो ये 16वीं शताब्दी की ये जो पांडुलिपि देखी थी, इससे यह पुरानी है, क्योंकि इसके जो है अक्षरों की आकृति उससे कठिन है, और सभी अक्षर समान प्रकार से लिखे हुए। ऐसा नहीं है कि दो चार अक्षर अलग तरह से और दो चार अलग तरह से लिखे हों। तो ये जो है पांडुलिपि 16वीं से पहले की, अर्थात 15वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी की पांडुलिपि है, और प्राकृत में लिखी हुई। इसमें अग्रमात्रा पृष्ठ मात्रा का भी प्रयोग हुआ है। किसी का कोई प्रश्न है? कृपया माइक बंद कर लें। यदि किसी का प्रश्न नहीं है तो माइक बंद कर लें, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। एक पांडुलिपि और देखिए। तो हम सीधा अब जो है प्रतिलेखन पुस्तिका पर चले जाएंगे। हमें पता चल गया कि जो प्रतिलेखन पुस्तिका उसके अंत में होती है, वहां कलश वगैरह लिखा हो सकता है, या फिर वो अक्षर हाईलाइट हो सकते हैं, या फिर लाल गेरू कलर के जो है स्याही में भी लिखी हुई हो सकती है। तो हम सीधा ये लाल स्याही का जो पाठ है इसको पढ़ें। कृपया आप माइक बंद कर लें। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? जिनका माइक खुला है कृपया बंद कर लें। इति श्री शील विषये कठयारा कानड़ चतुष्पदी संपूर्ण। ग्रंथ का नाम मिल गया। तो ग्रंथ का नाम है कठयारा कानड़ चतुष्पदी। चतुष्पदी मतलब चौपाई वाला पाठ है।
इसमें अंदर में ऊपर में भी बहुत सारे नाम प्रयोग हो रहे हैं। तो यहाँ से आप पूरी जो है एक कर्ताओं की एक परंपरा निकाल सकते हैं। विजय रत्न मुनि है, मुनिंद, और तस गच्छ में महिमा नीलो, श्री जय सागर उवझाए, तास शीश लो भा करु, शीश लो भा करु, शीश लो मतलब शिष्य, बड़ा प्यारा शिष्य। जीत सागर गणिराय, मान सागर सुख संपदा, जीत सागर गणिशीष, जीत सागर के भी शिष्य हैं। साधु तना गुण गावता, पूगी मन जगीश। बहुत अच्छा है, हम इसको पढ़ेंगे। दिग पट कथा कोश थी, रचियो अधिकार। अब देखिए इन्होंने बता भी दिया कि इन्होंने इस ग्रंथ का लेखन का आधार किस ग्रंथ से है। तो इन्होंने इस ग्रंथ के लेखन का आधार लिया दिगपट कथा कोश। रचियो अधिकार, अधिको ओछो भाकियो मिच्छा दुक्कड़कार। देखिए वो जो करता है वो कह रहे हैं कि अधिको ओछो भाकियो मिच्छा दुक्कड़कार। यदि मैंने कुछ परंपरा से अधिक या कम कह दिया है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इससे जो है शास्त्रकार का विनम्रता का पता चलता है कि वो कितने विनम्र हैं। इतना बड़ा ग्रंथ लिखते हुए भी वो जो है अपने वाचकों से क्षमा भी मांग रहे हैं कि यदि मैंने शास्त्र के विरुद्ध या परंपरा के विरुद्ध कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसा जोड़ दिया हो कि जो शास्त्र सम्मत ना हो या परंपरा सम्मत ना हो, कुछ जुड़ गया, ऐसा लिख गया हो, तो मैं उसके लिए मिच्छा दुक्कड़ जो है, मिच्छा दुक्कड़म कहता हूं, मतलब मिथ्या में दुष्कृतम, मैं अपने दुष्कृतों के लिए माफी मांगता हूं यदि ऐसा कुछ मैंने गलत कर दिया है तो ये देखिए, ये जो है कर्ता की विनम्रता। और नवमी ढाल सुहामणी, नवमी ढाल जो है श्री गौड़ी राग सुरंग, मान सागर कह सामलो, दिन वधत ई रंग। अब दिए मान अर्थात मान सागर कह सामलो, इसका मतलब मान सागर इसके जो है करता है। और लिपिकार कौन है यहां से पता चलेगा। इति श्री शील विषय कठयारा कानड़ चतुष्पदी संपूर्ण। ग्रंथ का नाम कठयारा कानड़ चतुष्पदी है। श्री संवत 1855, किस समय की है? संवत 1855 की है। मिति कार्तिक वदी, 1855 कार्तिक मास। बदी, बदी मतलब कृष्ण पक्ष। 2 नंबर तिथौ अर्थात द्वितीया। तो संवत 1855 कार्तिक वदी, कार्तिक का महीना, कृष्ण पक्ष, बदी होना कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, 2 नंबर लिख के तिथौ लिखा अर्थात द्वितीया तिथि, शुक्रवासरे, और बार भी लिख दिया शुक्रवार। इन्होंने इसका प्रतिलिपि की है। श्री रस्तु कल्याणमस्तु शुभम भूयात, लिखावतु ज्ञानी वाचनार्थम, लिखावतु ज्ञानी वाचनार्थम। उन्होंने कहा कि ये जो है ज्ञानियों के, विद्वानों के पढ़ने के लिए ये लिखवाया गया है। लिखापितम भी इसको बोलते हैं, लिखाया गया है या लिखा गया है। और जो है इसमें आपको ग्रंथ का ये नाम मिल गया, रचना संवत मिल गया 1855 कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब और भी इसको पढ़ना चाहिए हमको। देखिए इन्होंने और भी ये कुछ उल्लेख किया है। यहाँ देखिए 17 सैताल से समय तिहा कीधो चौमास। यहाँ जो है गुरु जी का जो है बताया जा रहा है कि वो जो गुरु हैं वो जैन साधु भगवंत थे। उन्होंने 1747 में 1747 में चातुर्मास कहीं किसी स्थान पर किया था।
उसका भी उल्लेख है, अर्थात 1747 का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और देखना है, कानन साधु तणी परे भवियन पलोसई सुख संपद मिले पैद की लील और भलो पद पामती और धर देश मझा हाँ मरुधर देश मझार, ये देखिए मरुधर देश मझार। मरुधर देश मतलब राजस्थान, राजस्थान का जो ये जो आपका जोधपुर जैसलमेर क्षेत्र, मरुधर देश का उल्लेख हुआ है। तो 1747 में राजस्थान का नाम एक मरुधर देश भी था, मरुधरा रेगिस्तान। मरुधर देश मजार धर्मनाथ प्रसाद थी, धर्मनाथ के प्रसाद से, आशीर्वाद से पूजा 17 प्रकार की पूजा का उल्लेख किया गया कि वसे व व्यवहारिया धन करी धन धनद समान, धन करी धनद समान, अर्थात वहां धन जो है धनिकों की नगरी थी यह मरुधर देश उस समय भी। खागी त्यागी बहु गुणी, ख्यागी त्यागी बहुगुणी दे शट दर्शन दान, अर्थात वो दर्शन, वो दे शट दर्शन दान, दानी लोग थे। 1747 में तिया की दो चौमास, मरुधर में जो है 1747 में कोई जैन भगवान साधु भगवंत ने चौमासा किया, चातुर्मास किया, और सदगुरु ना प्रसाद थी पूगी मने आज, सदगुरु के प्रसाद से, आशीर्वाद से मन में इच्छा हुई। और श्री तप गच्छ गुरुराजियो, अब यहाँ तप गच्छ के गुरुराज श्री विजय प्रभ सुरिंद, तो अर्थात विजय प्रभ सूरी जी का जो है तपगच्छ के आचार्य हैं, उनका उल्लेख है। तस पाठ गगन दिवाकरु, उनके पाठ, उनके शिष्य गगन दिवाकर कौन, श्री विजय रत्न मुनिंद, विजय रत्न मुनि हुए, ये विजय प्रभ सूरी जी के शिष्य। और तस गच्छ में महिमा निलो, उन्हीं के गच्छ में महिमावान श्री जय सागर उपझाए, जय सागर उपझाए हुए। तास शीस शोभा करू, उनके शिष्य शोभा कर जीत सागर गणिराय, उनके शिष्य जीत सागर हुए, अर्थात गुरु परंपरा पूरी मिल गई। गच्छाधिपति कौन, उनके शिष्य कौन, उनके शिष्य कौन और उनके शिष्य कौन, ये 17वीं शताब्दी से आपको ये पूरा आपको जो है यहाँ परंपरा मिल जाती है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है। मान सागर सुख संपदा, मान सागर जी हैं, और उनके जो है जीत सागर गुणशीष, उनके जीत सागर हैं जो गुणीवान हैं, शिष्य हैं। साधु तणा गुण गामता पूगी मन है जगी, तो जीत सागर जो है इसको दिगपाट कथा कोस्ती रच्यो अधिकार अधिकोचो, तो इस ग्रंथ के कर्ता हैं जीत सागर गणित जी, और जीत सागर गणित जी के गुरु ऊपर जो है ये पूरी गुरु शिष्य परंपरा आ गई, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। तो ये ग्रंथ की रचना हुई है 17वीं शताब्दी। ओके, यहां जो लिखा है 1747 में, 1747 में ये ग्रंथ लिखा है जीत सागर गणित जी ने। और उसके बाद ये हमारे पास जो पांडुलिपि है ये 1855 की है। तो 1747 में एक मूल प्रति लिखी गई, उसके बाद 100 साल बाद की है, तो उस पे से कोई दूसरी कॉपी हुई होगी, तीसरी कॉपी हुई होगी, और शायद उस कॉपी की ये कॉपी है। यह हो सकता है कि 1747 में एक कॉपी बनी, उसके बाद 100 साल बाद 1855 में उसकी फिर से दूसरी प्रतिलिपि तैयार की गई। तो मूल ग्रंथ और ये पांडुलिपि के बीच में 100 साल का अंतर है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। इसके संबंध में कोई प्रश्न है आप लोगों का?
हेलो सर। हाँ जी, हाँ बोलिए। सर विक्रम संवत है जी आप 1855। जी हाँ, विक्रम संवत 1855। संवत जहां लिखा होगा मतलब विक्रम संवत। ठीक है। सर सर ये नीचे जो हेलो बोलिए। सर ये नीचे जो काला दिख रहा है ये सर क्यों हुआ है ऐसा? यहाँ कुछ लिखा सर है किसी ने। हाँ, कुछ लिखा था और उसको फिर जो है मिटा दिया, उस पर काली स्याही फेर करके उसको। हो सकता है किसी ने बाद में लिखा हो, या उसी समय लेखन के समय यहाँ लिखा हो, तो उसको हटा दिया गया, मिटाया गया है। अब मिटाने के लिए और कोई साधन तो था नहीं, उसी को ही जो है लिप पोत करके अ, अवाच्य करना है। ओके तो सर। कुछ लिखा था, उसको ऊपर कुछ ये काला रंग लगा करके उसको हटाया गया है। गुरुजी, इसमें मेरे कितने पेजेस का ग्रंथ रहता है, ऐसा कुछ रहता है क्या लिखा हुआ? क्या क्या फिर से कहिए, कितने पेजेस का ग्रंथ प्रश्न है? फिर से बोलिए। कितने पेजेस का ग्रंथ, कितने पत्ते पन्ने का? हाँ, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है क्या कभी? देखिए पृष्ठ, देखिए पेज नंबर आपको ना बी पार्ट में लिखे होंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 124, ये दिखाई दे रहा है आपको। हाँ। तो ये इस ग्रंथ का राइट साइड है, यानी कि एक फोलियो यहाँ खत्म हो रहा है। 124 फोलियो, पेज मतलब फोलियो, अर्थात इसमें पन्ने होंगे दोनों तरफ मिला करके। 124 और 124 248, 248 पेज का है। और इन्होंने देखिए इस पांडुलिपि में तो बड़ा अच्छा किया है इन्होंने, दोनों तरफ में। ये तो अंक स्थान है ही, राइट साइड में यहाँ आपको अंक लिखा हुआ मिलेगा, इसको थोड़ा सजा करके भी लिखा है। वही लेफ्ट साइड में भी उन्होंने यहाँ लिखा, हुंडी में भी 124 लिखा, 124। और उत्तराध्ययन सूत्र सूत्र टवा, ग्रंथ का नाम भी लिख दिया यहाँ इन्होंने। तो आपको हुंडी में, हुंडी देख लीजिए, अगर लेफ्ट साइड में यहाँ शॉर्ट में ग्रंथ का नाम लिखा हो, ग्रंथ का नाम भी मिल जाएगा। तो ये ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र टवा है। ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? और ये सर मार्जिन जो शब्द है वो पहले से ही है या जी उसके लिए कुछ अलग शब्द है मार्जिन के लिए? देखिए, मार्जिन तो अंग्रेजी का शब्द है, हाशिया बोलते हैं इसको, हसिया, ओके, हाँ हाँ। है ना। हाशिया, हाशिया को फिर मार्जिन। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी की जो है और परंपरा में ज्यादातर ग्रंथों में ये हार्जिन, वो हाशिया क्षेत्र या मार्जिन, ऐसे ही शब्द प्रयोग हुए। ये जो है लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, अपर मार्जिन, लोअर मार्जिन। ये पांडुलिपि में जैसे चार चार हाशियां हैं, ये बाएं साइड का, ये दाहिने साइड का, ये ऊपर का और ये नीचे का, अर्थात इतने जगह में खाली रखा गया है। उसमें उतने में पाठ नहीं लिखा है उन्होंने। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यहाँ पर ये लोग जो है पढ़ेंगे तो यहाँ से पकड़ेंगे पेपर को, और यदि यही पाठ लिखा होगा तो वो पाठ जो है यहाँ से घिस जाएंगे। और साइड के पन्नों का पन्ना, अगर पन्ना टूटेगा भी पेज, तो लेफ्ट साइड से कितना टूटेगा? ज्यादा से ज्यादा मार्जिन हाशिया का ही नुकसान होगा। या अपर और लोअर से भी यदि वो थोड़ा बहुत टूटा, कोई किसी कारणवश, या कुछ दीमक वगैरह लगा, तो ऐसा तो है नहीं कि दीमक डायरेक्ट बीच में जाकर के ग्रंथ में घुस जाएगा। कोई सिल्वर फिश वगैरह भी कहीं साइड से आएगा। तो इतने हिस्सों को खाली रखा जाता था, ये जिससे कि मूल पाठ में जल्दी कोई नुकसान ना हो। और यदि कोई पाठ छूट गया है, कोई अक्षर छूट गया है, तो जिस साइड में छूटा है, जैसे यहाँ कोई अक्षर लिखना छूट गया, तो यह काकपाद हंसपाद का चिन्ह बनाएंगे तीर जैसा, और उस अक्षर को इस राइट मार्जिन में लिख देंगे। यदि कोई ज्यादा बड़ी एक लाइन छूट गई, तो लाइन को यदि ऊपर से नजदीक है तो ऊपर में लिखेंगे, नीचे से नजदीक है तो नीचे में लिख देंगे, और उस किस पंक्ति में जोड़ना है उस लाइन का नंबर लिख देंगे, पंक्ति संख्या लिख देंगे वहां पाठ के पीछे। तो आप उसी पाठ में, वहां पे काकपाद हंसपाद लगा होगा बीच में मूल टेक्स्ट में, वहां जाकर के आप उस पाठ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर
while reading the हाँ जी। manuscript, you read it as Jayasagar Ovakaya. Okay, sir. While reading the manuscript, you pronounced हाँ, it as Jayasagar Ovakaya. वो Ovakaya सर, means हाँ हाँ हाँ, abbreviation for Upadhyaya or equivalent word in Prakrit language, sir. Is it an हाँ, abbreviation? उपजाय, or ये full? रहा, ये रहा, देखिए देखिए, ये रहा, जय Jayasagar. सागर उपजाया। ये मेरा पांडुलिपि दिख रहा है आपको? Yes, sir. जय सागर उपजाय, उपजाय मतलब उपाध्याय, उपध्याय, जो आप ये नमोकार मंत्र जो है, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यणम, नमो उपध्यायाणम। उपध्याय मतलब उपाध्याय। Okay, sir. Is it ओके, equivalent word, not जी, abbreviation? Not यस abbreviation. यस यस यस, Full word. Full ना word. ना ना, ये प्राकृत जो संस्कृत का उपाध्याय शब्द होगा, उसका प्राकृत शब्द उपध्याय होगा। Okay, sir. Thank you, sir. जी जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? अगर मध्य फुल्लिका नहीं रहती तो वो कैसे बांधते थे पांडुलिपि, या ऐसे ही बाजू से ही ये उसको पैक करते थे? हाँ हाँ, देखिए, आप ये देख रहे हैं कि इनमें कई में मध्य फुलिका नहीं है, इसमें नहीं है ना? यहाँ तो थोड़ा सा है, मध्य, यहाँ तो मध्य फुलिका है, बीच में जो है फूल जैसा बना है। लेकिन आपका प्रश्न है मध्य फुलिका ना हो तो पांडुलिपियों को बांधेंगे कैसे, है ना? हाँ, तो देखिए जी, कागज की पांडुलिपियों में मध्य फुलिका अर्थात बीच में फूल जैसा बना होगा, छेद नहीं होगा। अच्छा, ताड़पत्र की पांडुलिपियों में बीच में जो मध्य फुलिका होती है उसमें छेद होता है, इसलिए उसको छिद्रक बोलते हैं। और कागज की पांडुलिपियों में यहाँ छेद तो नहीं होता, लेकिन एक चांद जैसा जो है कुछ बनाया होता है, जैसे ये, तो इसको चंद्रक बोलेंगे। अगर कागज की पांडुलिपियों में बीच में छेद करके रखे, उनको फिर रस्सी बांध के रखेंगे तो वो वहीं से ही डैमेज हो जाएंगे। पेपर तो जैसे धागे, रस्सी को आप जितनी बार खींचेंगे उसमें डालेंगे उतनी बार वो पेपर फटेगा। कागज की पांडुलिपियों में बीच में छेद करने की परंपरा नहीं थी। ताड़पत्रों में बीच में छेद करके फिर उसके ऊपर नीचे रस्सी, पट्टियां लगा करके बांस की या लकड़ी की, और फिर उसमें रस्सी डाल के उससे बांध करके कस के रखते थे। इसलिए वहां का कहा गया कि जो है रक्षे शिथिल बंधनात्, तेलाद रक्षे जलाद रक्षे रक्षे शिथिल बंधनात्, उसको अच्छे, शिथिल बंधन नहीं, अच्छे से कस के बांधना है। तो आपका फिर प्रश्न होगा साहब, कागज की पांडुलिपियों को कैसे बाइंडिंग करते थे या कैसे सुरक्षित रखते थे? तो इनको जो है कागज की पांडुलिपियों को पूरा, जैसे ऐसे पूरा थप्पा है 100 पेज का है, ऐसे पेज रख के फिर उसके ऊपर नीचे 2 गत्ता का पुट्ठा लगाते थे, और पुट्ठा लगा करके फिर एक पेपर से उसके ऊपर रैपर लगाया जाता था, पूरा पेपर से उसको लपेट देंगे, और लपेट करके फिर उसे आप जो है एक थैली, कोथरी थैली जैसी बनाई जाती है, उसी के आकार की, जितना में वो पांडुलिपि रखने में आ जाए, उस थैली में रख के, और थैली में बीच में जो है उसकी रस्सी लंबी होती है, चौड़ी पट्टी इतनी, उस पांडुलिपि को रख के फिर उस थैली पे उसको पट्टी को लपेट करके रस्सी से बांधा जाता है। ऐसे जो है इनको पांडुलिपि रखा जाता है। जी, वो थैली पीले कलर की भी होती है, लाल कलर की भी होती है, और सफेद कलर की भी होती हैं। बिल्कुल वो पेपर जो है खादी का पेपर होता है। हाँ, अभी भी तो ग्रंथ ग्रंथों को वैसे ही इनको जो है, हाँ, आप किसी भी भंडार में जाएंगे तो वो पोथियां आपको उन्हीं थैलियों में रखी हुई मिलेंगी। जी हाँ, अभी भी जैन और धर्म में पहले सर वैसे ही ग्रंथ बांधे जाते हैं जी, अभी भी। हाँ जी, हाँ जी। तो कागज के ग्रंथों को जो है रैपर लगा करके, पुट्ठा लगा करके और थैलियों में रखा जाता था। फिर उन कपड़े की थैलियों को लकड़ी की जो मंजूसा होती है, पेटियां, उनमें रखते थे। अलमारियां बाद में आई, पहले लकड़ी की मंजूसा बनाई जाती थी। और ऐसी, अब मैंने एक जो है मंजूसा बनाने वाले एक मिस्त्री से को मैंने बनाते हुए देखा था,
सौभाग्य से लगभग 1 साल तक मैं उनके संपर्क में रहा। इतनी अच्छी धनजी काका इतनी अच्छी मंजूषा पेटी बनाते थे वो कि उसके अंदर आप जो है एक कीड़ा तो क्या जो है कोई हवा भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। बहुत बड़ी अच्छी पेटियां बनाते थे। मैंने उनको और अच्छा कलर करके उनको रखते थे। लगभग 1 साल तक मैं उनको बनाते हुए देखा और पांडुलिपियों के लिए ही बनाते थे वो। अहमदाबाद में धनजी काका थे। ओके, और कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है ना किसी का? आज तो फिर आज हम इतना रखते हैं। सर एक शनिवार को फिर ताड़पत्र मिलेंगे। का आप लोग मैनस्क्रिप्ट पढ़ने से कितना अच्छा होता है, जी ताड़पत्र का। आप अच्छा ताड़पत्र का मैन्युस्क्रिप्ट आपको दिखा। हाँ, दिखाई दे रहा है आपको? जी ये ताड़पत्र की पांडुलिपि है, चित्रित है और चित्र भी बना हुआ है। जब चित्रित पांडुलिपि है तो समझ लीजिए कि उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। अब आपका यहां से ये स्पष्ट हो जाएगा। देखिए बीच में छेद है, दो यहां भी छेद है, तो इन छेदों में जो है ताड़पत्र को एक के ऊपर एक रख करके और फिर उसके ऊपर लकड़ी की 2 पट्टियां लगा करके उस छेद में रस्सी को प्रो करके और उसको बांध करके रखते थे। वही बाइंडिंग का सिस्टम था। तो ये महत्वपूर्ण तो इसलिए अधिक हो जाता है क्योंकि ताड़पत्र है और चित्रित पांडुलिपि है, चित्र बने हुए हैं। चित्रों में भी गोल्डन इंक का प्रयोग हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं गोल्ड से, सोने की स्याही से भी स्याही का प्रयोग इन चित्रों में हुआ है। हमारे यहाँ जो है सोने की स्याही भी बनाते थे, चांदी की स्याही भी बनाते थे, इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे यहाँ जो है उस समय सोने की कमी नहीं थी। तो अब हमें देखना है कि ये किस समय का है, किस भाषा का है। तो यहां से पढ़ेंगे हम वेंतिकम्मम अणोग भव संव्य। तो अब देखिए एक तो हमें चित्र बना हुआ है तो भी उस लाइन को सीधा पढ़ना है। और ये ताड़पत्र में लाइनें कम होती हैं। देखेंगे 3 लाइन हैं, सिर्फ एक ताड़पत्र में 3 ही पंक्तियां हैं, क्योंकि वो चौड़ाई में बहुत कम होते हैं। लंबाई में कागज से अधिक हो सकता है लेकिन चौड़ाई उसकी बहुत कम होती है। 4 आंगुल बहुत हो गई। तो इन्होंने और देवनागरी प्राचीन देवनागरी लिपि में है और भाषा भी हमें आइडिया आ गया। वेंतिकम्मम अणोग भव समचीय मणंतम, अर्थात प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। ऐसा अनुग्रह था फुडवियड विशुद्ध जना इन्ना वे वो रस इन्ना। हाँ, ये वारस एहिं स एहिं 18 एहिं संलेहिया। संलेहिया मतलब संलिखता। तो यहां समय मिल गया आपको। वारस एहिं 18 एहिं 1218 प्राकृत में है तो उन्होंने 1218 की है, विक्रम संवत 1218 की है। तो 12वीं शताब्दी में भी हम भारत सोने की चिड़िया था। भारत के पास खूब सोना था। हमारी पांडुलिपियों में चित्र भी हम सोने की स्याही से बनाते थे। यह हमारा जो है राष्ट्र का एक वैभव है, इसको वैभव कह सकते हैं। ओके, तो समय मिल गया। सर कौन सी लिपि है? ग्रंथा ग्रंथ ये प्राचीन देवनागरी है। प्राचीन नागरी 12वीं शताब्दी में प्राचीन नागरी ऐसे लिखी। तो आपने 12वीं शताब्दी की प्राचीन नागरिक की पांडुलिपि देखी, आपने 17वीं शताब्दी की देखी, आपने 18वीं शताब्दी की देखी। तो अब इनको आपको वेरिएशंस पते चल जाएंगे कि 12वीं शताब्दी में अक्षर कैसे की लिखने की शैली कैसी थी और वो 16वीं या 18वीं शताब्दी में कैसी हुई। 1218 में है ग्रंथाग्रम गाथा। तो यहाँ ग्रंथाग्र यानी कि टोटल कितना ग्रंथाग्र है, उसी के आधार पर उसको पैसा मिलेगा, कितने अक्षर लिखे हैं।
और ये अंतिम मंगल सूचक चिन्ह हो गए 6 और पूर्ण कलश जैसा। और यहाँ है ओह निजुक्ति सम्मता। ओह निजुक्ति मतलब ओग निरुक्ति। ग्रंथ का नाम है ओग निरुक्ति समाप्ता। ग्रंथ का नाम मिल गया और समय मिल गया। मंगलम महाश्री शुभम भवतु। इसी प्रकार से दूसरी पांडुलिपि देखते हैं। और दूसरी पांडुलिपि अलग ग्रंथ की है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है उवग्सायर पभणीय श्री देव सूरी उद्धर्य। ये जो है आप फुल एक लंबा डंडा और राइट साइड में झुका हुआ अंग्रेजी के एच जैसा देख रहे हैं, ये डैश है। प्राचीन नागरी में इस प्रकार से डैश दो शब्दों को या अक्षरों को जोड़ने के लिए जो डैश का आजकल आड़ी लाइन का प्रयोग होता है, ऐसे उस समय ऐसा डैश का चिन्ह था। जैन दिनचर्या। तो जैन ग्रंथ का नाम है जैन दिनचर्या। गाथा एवं विरचिता यति दिनचर्या समाप्ता शुभम भवतु। ये दूसरा ग्रंथ है यति दिनचर्या। ओके, तो यहां से आपको ग्रंथ का पता चल गया, नाम पता चल गया, ग्रंथकार का नाम पता चल गया, और कौन सी भाषा में है, क्या लिपि है, और चित्रित है। तो चित्रित पांडुलिपि आप संपादन करते समय भी यदि पांडुलिपि में किसी पेज पर कोई चित्र मिलता है तो वो चित्र को आप विशेष जो है रूप से देखें, वो विषय के अनुरूप होगा, और वहां से बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो रही होंगी। सर, इसलिए चित्रों का और चित्रित पांडुलिपियों का बड़ा महत्व। जी, 1 question, sir. Because यह पांडुलिपि बड़ी महत्वपूर्ण और अमूल्य है। इसका करोड़ों रुपया भी इसके सामने कुछ नहीं है। हाँ, अब बोलिए, क्या बोल रहे हैं? because both the palm leaves are together easy to compare, no sir. On the upper palm leaf, samapta is written as samapta. हाँ। All hrasvas. सम्मत्ता, ये ना? Yes, sir. सम्मत, जी हाँ, सम्मत्ता। सम्मत्ता मतलब ये प्राकृत का पाठ है। ये प्राकृत का पाठ है समाप्ता। संस्कृत में बनेगा समाप्ता। But lower one, samapta. Lower one, you please see, sir. हाँ, जी, इन्होंने दिनचर्या समाप्ता तो गाथा है विरचिता यति दिनचर्या। इन्होंने यहाँ इस पाठ को संस्कृत में लिख दिया। Oh, in one, है ना? this is, okay, sir. This is Sanskrit and upper one is a मूल Prakrit. पाठ, या ऊपर वाले में तो मूल पाठ भी प्राकृत भाषा में है, और उसका ग्रंथ की जो ये कलश है वो भी प्राकृत में है। Okay, और sir. यहाँ सिर्फ शुभम भवतु संस्कृत में है। और नीचे में उन्होंने देखिए दोनों चीज लिखा उन्होंने, यत्ता जैनचर्या दिनचर्या विरचिता। हाँ, यहाँ यति दिनचर्या जैनचर्या ऐसा लिखा। यहाँ तक पाठ प्राकृत का है और नीचे उन्होंने उस बात को संस्कृत में लिखा है, विरचिता यति दिनचर्या समाप्ता। सर, यहाँ पे श संस्कृत प्रयोग हुआ है। यहाँ पे वो चित्र में शांति करके जो श का प्रयोग है, तो यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से प्राकृत संस्कृत मिश्रित आ गया है, या कैसे समझ सकते हैं फिर? कुछ ये जो शांति ना, जय शांति। हाँ, तो ये पाठ उन्होंने संस्कृत का पाठ बनाया। अच्छा। तो प्राकृत और संस्कृत दोनों साथ में चल रही हैं। संस्कृत में जो है तालव्य श का प्रयोग कर रहा है, और प्राकृत में जो है दंत स का प्रयोग हो रहा है। प्राकृत के पाठ में आपको तालव्य श नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। जी। Sir, same scribe uses Sanskrit and Prakrit together in one manuscript, sir?
Is it possible? यस Okay. यस यस, अवश्य मिलेगी। आप जो है ये देखिए, इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, Yes, sir. जो उसमें जो दुष्यंत है और जो वो संस्कृत, उनके डायलॉग संस्कृत में है, शकुंतला के डायलॉग प्राकृत में है। नायक और नायिकाओं के जो है, नायक के डायलॉग संस्कृत में है, नायिका के डायलॉग प्राकृत में है, उनकी सखियों के डायलॉग भी प्राकृत में है। तो नाटकों में ऐसा है, जो पुरुष पात्र हैं वो संस्कृत बोल रहे हैं, महिला पात्र है प्राकृत बोल रही है। संस्कृत प्राकृत आपको टुगेदर मिलेगा। ओके, Thank you, sir. Cleared, sir. ओके, आज इतना रख। हाँ जी, आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सर, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत ही सुंदर से वो समझ गए हम लोग। जी जी, धन्यवाद। प्रणाम सर। जी प्रणाम।